चलो है क्या ये? हेलो, आप टेस्ट देके देख लेना और टेस्ट के अंदर आपको पता चल जाएगा। जो एसएससी की तैयारी करने वाले भाई सबको बता रहा हूं मैं, आप टेस्ट देकर देख लेना। यहाँ पर अगर आप 60 मिनट के अंदर आपको ऐसा होगा पहली बार तो ये आप 100 क्वेश्चन पूरे ढंग से पढ़ नहीं पाओगे। एक एक लाइन अगर आप रीड करोगे ना पूरे क्वेश्चन पढ़ नहीं पाओगे और बच्चा वहीं से घबरा जाता है। अपने लेवल का नहीं है भाई, मैं बोलता हूँ अपने लेवल से बाहर कुछ है ही नहीं। जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उन बच्चों के लिए दो बातें होती है। कौन सी दो बातें? एक बात तो ये होती है कि बच्चा बीच में लड़खड़ाकर छोड़ जाता है, और दूसरी बात क्या है, जो बच्चा पेशेंस से तैयारी करेगा उसका श्योर होगा। अगर आप भागते हो, अगर आप दौड़ में हिस्सा लेते हो और भागते हो, दो पहलू होते हैं हर एक सिक्के के, उसके भी दो ही पहलू होंगे। दो पहलू कौन से होंगे? या तो आप जीतोगे और या फिर हारोगे। लेकिन अगर आपने उसमें हिस्सा ही नहीं लिया तो क्या आप जीतोगे? कोई ऑप्शन रहा आपके पास? तो बच्चे क्या करते हैं कि यहीं से घबरा जाते हैं। मैं बोलता हूं अगर ढंग से एक बच्चा पेशेंस से डेडिकेशन से अगर तैयारी कर लेना, 6-7 महीने या 1 साल भी अगर बच्चा कोई गायब होकर ढंग से कोई तैयारी कर लेना, मेरे हिसाब से कोई भी एग्जाम नहीं है जो क्रैक नहीं कर सकता है। आपने काफी सारी, अब बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई शुरू करने से पहले एक मूवी देख ली, 12th फेल बना IPS IAS, आपने देख ली, बस 2 दिन तो मोटिवेशन के अंदर धड़ाधड़ सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तीसरे दिन में क्या हुआ भाई? तो वो माहौल भाई, मूवी का माहौल तो एक दिन का ही रहेगा। मोटिवेशन जब तक आपके खुद के अंदर पैदा नहीं होगा ना, कोई भी टीचर क्या दुनिया में कोई ऐसा इंसान है ही नहीं जो आपको पढ़ा सकता है। जब तक आपको खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना कि तुम कर सकता है, अंदर से आवाज आएगी ना यू कैन डू इट, उस दिन आप खड़े हो जाना कलम लेके, आप कोई भी एग्जाम नहीं छोड़ोगे। ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं मैंने जो 20-20, 25-25 एग्जाम तैयार किए, तो वो क्या करते हैं, 25 एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, बार बार सिलेबस करते हैं। एक बार ढंग से अपना सिलेबस खत्म करो और उस सिलेबस का ढंग से नोट्स बनाओ। और नोट्स में क्या है कि नोट्स इतने ढंग से बनाओ कि अपने अलावा, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं भाई, नोट्स बना लिए, ठीक है, 2 साल से सर मैंने नोट्स बनाए। क्या बनाए भाई? मेनली तो लड़कियों का तो क्या है ना कि तो मतलब ये पेन बार बार अलग अलग यूज करती है, ढंग से बनाती है, अपना अच्छी राइटिंग से बनाती है। अब लड़के भाई अपनी राइटिंग ही समझ में नहीं आती, क्यों बना रहे हो आप भाई? नोट्स ऐसे बनाओ, अपने अलावा पड़ोसी को भी क्या घर में कोई देख लेना, ऐसी राइटिंग थे यहाँ भाई मेरी ऐसी है, दूसरे को समझ, इतनी स्पीड से बनाओ, लेकिन एक ही बार बनाओ जिंदगी में, और बार बार आपको वो नोट्स, ऐसा नहीं कि ये नोट्स, अब क्या करते हैं एक तो एक सब्जेक्ट की मेनली 2 या 3 कॉपी डालो तो डालो, लेकिन वो 2 या 3 कॉपी ऐसी कि अगर आप मैथ की डाल रहे हो, अर्थमेटिक एक में, एडवांस एक में, रीजनिंग की डाल रहे हो 1 ही कॉपी डालो, इंग्लिश की डाल रहे हो 2 कॉपी डालो, जिसके अंदर एक के अंदर आपका कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट। अब देखो मैं भाई ख्यालों में इधर खो गया, तो मैं पहले आपको ये जानकारी दे देता हूँ कि यहाँ पर कितने क्वेश्चन आ गए आपके, 100 क्वेश्चन, और प्रत्येक क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स का है तो टोटल मार्क्स कितने हो गए, 200। अब टियर 1 में ये 25-25 क्वेश्चन आते हैं। बात करते हैं हम, देखो पहले इंग्लिश की। इंग्लिश को मैंने आपको बताया तो 3 पार्ट में डिवाइड करना है अपने को, 3 पार्ट में, और 3 पार्ट के अंदर जो बंदा डिवाइड करके पढ़ लेगा ना, 100% है वो इंग्लिश ढंग से पढ़ लेगा। आपको इंग्लिश का मतलब क्या पता है? सिर्फ बस इंग्लिश के अंदर क्या आता है, कॉम्प्रिहेंशन। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है आपको इंग्लिश की समझ कितनी है। कॉम्प्रिहेंशन मतलब इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है अंग्रेजी भाषा, और उसका नॉलेज मतलब आपको उतनी समझ कितनी है। और इंग्लिश के अंदर यही होने वाला है, जब तक आपको इंग्लिश समझ में नहीं है ना, आप ये देख लेना कि आपके लिए इंग्लिश रूल रटा हुआ कोई काम का नहीं। ज्यादा बच्चे क्या करते हैं बताऊं, इंग्लिश के अंदर मैंने आपको 3 पोर्शन बताए। पहला पोर्शन जो आएगा आपका ग्रामर का आएगा, कौन सा आएगा, ग्रामर का। सेकेंड जो पोर्शन आएगा वो आएगा आपका वोकेब का, कौन सा। और थर्ड जो पोर्शन रहने वाला है वो है अपने, देखो जिसके अंदर आपको 3 चीजें पूछी जाती है, जिसमें कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं अपन। अब कॉम्प्रिहेंशन में आपको कौन कौन सी 3 चीजें पूछी जाएगी वो देख लो। कॉम्प्रिहेंशन में आपको पूछी जाएगी, देखो सबने आपने वोकेब के अंदर एक चीज देखी होगी, अब आप वोकेब को इसमें इंक्लूड कर लेते हो, नहीं भाई ये वोकेब अलग पोर्शन है, और इस वोकेब के अंदर आपको एक तो इडियम एंड फ्रेजेज, सेकंड जो चीज पूछी जाएगी साइनो एंटो, समझते हो ना, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पढ़े हैं, विलोम शब्द और पर्यायवाची। थर्ड चीज पूछी जाएगी इसके अंदर तो एंटोसाइनो हो गए, साइनो एंटो, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब वन वर्ड भी पढ़े आपने सबने, लेकिन वो हिंदी में पढ़े, इंग्लिश के अंदर उससे भी इजी है वन वर्ड। तो सबसे पहले अगर आपको इंग्लिश मजबूत करनी है ना भाई, इस पोर्शन पर ध्यान दे लो, वोकेब वाले पे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश अगर जनरल कोई भी तैयारी करता है ना, अब बच्चा क्या करता है, देखो ग्रामर होगी, वोकेब होगी, कॉम्प्रिहेंशन, और कॉम्प्रिहेंशन में क्या पूछते हैं आपसे, एक तो आपसे पूछेंगे PQRS, ये कभी PQRS BSTC वाले एग्जाम में भी आते होंगे, आपने तो हिंदी वाला अटेंड किया होगा, उसमें PQRS का मतलब है आपको 4 स्टेटमेंट दे देगा, आपको उन्हें क्या करता है, अरेंजमेंट करना पड़ता है कि इनको किस प्रकार से क्रम से। दूसरी बात इसके अंदर जो पूछी जाती है
पैसेज पैसेज तो माने सोल्व करना हुआ है, पैसेज में नंबर कटना ही कौन है नहीं। पैसेज के अंदर बच्चों को एक क्या होता है कि पैसेज में बच्चे सोचते हैं भाई जैसा 10th क्लास का 11th क्लास का पैसेज आता है, पैसेज के अंदर से सीधी लाइन उठानी है, उत्तर लिखना है। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब यही है, आपको वो पैसेज सबसे पहले तो समझ आना चाहिए, और जब तक समझ नहीं आएगा ना कुछ नहीं होगा भाई। सबसे पहले तो पैसेज को समझना पड़ेगा, और समझने के बाद के अंदर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और तीसरा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, उसी के अंदर आपका ये जो पोर्शन है उसी में आपको पैसेज टाइप के ऐसे ऐसे मिलेंगे जिसके अंदर आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। क्या भरने हैं? तो यहाँ पर देखो, इस पोर्शन पर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत नहीं है, इस पर भी ध्यान देने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर ये क्लियर हो गया ना 110% आपकी इंग्लिश तैयार हो गई। क्योंकि जब तक आपको इंग्लिश का मीनिंग ही पता नहीं होगा भाई। अब बच्चे एक बताओ मेरे को, इंग्लिश में क्या करते हैं बताओ। इंग्लिश के अंदर आपको मेनली 3 चीजें ध्यान रखनी है, और वो ये हैं कि अब इंग्लिश में देखो, सबसे पहले अगर आप वोकेब तैयार करते हो, जो सीजिल वाले हैं उनके लिए बताता हूँ, बुक्स बता देता हूँ। सीजिल के लिए आप क्या करते हो, 200-300 पेजों की एक बुक उठा लेते हो, उसमें से रटना शुरू कर देते। नहीं भाई, सीजिल का मतलब है प्रीवियस ईयर। क्या मतलब है? पिछले सालों के अंदर जितने भी एग्जाम आए हैं ना, उन एग्जामों से आपको वोकेब का पोर्शन आएगा, बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। और इसके लिए बाजार में एक बुक आती है, ब्लैक बुक। भाई जितने इंटरव्यू के अंदर मैंने तो देखा है, सब के सब बच्चे ये ब्लैक बुक फॉलो करते हैं। तो आपके लिए भी मैं बता दूंगा, आपको तो भटकने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई टीचर बोले कि मेरे मतलब इस बुक में से आ जाएंगे, इस बुक में से नहीं। कोई बच्चा क्या करता था, 10,000-15,000 वर्ड्स दे के रटने शुरू कर देते। नहीं भाई, यहाँ पर ओनली फॉर आपको ब्लैक बुक मौके में आपको सिर्फ और सिर्फ 2,000 वर्ड्स याद करने। जितनी ज़्यादा आपकी वर्ड पावर तकड़ी होगी, उसी आधार पर आपकी इंग्लिश डिसाइड होगी। अगर आपने इसके अंदर थोड़ा टाइम दे दिया, उसके बाद में आपको किस में जाना है, जितने भी साइनमेंटो है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इडियम एंड फ्रेजेज हैं। अब ज़्यादा बच्चों में फ्रेजल वर्ब में भी दिक्कत आती है। तो इन चीज़ों में तो आपको अपना वाला दिमाग भी लगाना है। जिन बच्चों को रटने से याद होता है, रटने से याद कर लेना, रटने से याद नहीं होता है तो एक चीज़ आती है, जैसे मैंने नाम लिख दिया है कि सोमन लोक्वेंट। अब इसका मतलब पता है आपको, इतनी बड़ी मीनिंग दिख रही है, आपको याद होगी भाई? ऐसा कोई बच्चा नहीं एक बार पढ़ने से याद हो जाएगी। लेकिन मैं बताता हूँ आपको, ये जो दूसरा पोर्शन होता है उसमें से लगभग आप 30 से 40% या 50% आप रूट वर्ड से याद कर सकते हो। अब सर रूट वर्ड क्या होता है? जैसे आपने उपसर्ग प्रत्यय पढ़े है ना, उसी प्रकार से इनके अंदर एक रूट वर्ड मिला हुआ होता है। अब ये सोम नाम जो जुड़ा है ना, सोमन, इसका मतलब होता है नींद। आप खुद बता दोगे अगर रूट का पता होगा, इसका मतलब होता है नींद। क्या होता है? सोम का मतलब होता है नींद, और लोक्वेंट का मतलब क्या होता है? बोलना। क्या होता है? तो इसका मतलब क्या समझे आप? नींद में बोलना। जो बंदे रात में सोते सोते बोलते नहीं रहते हैं कि ये बात हुई थी, दिन की पूरी चर्चा रात में रख देते हैं, पूरा का पूरा अपना विचार, तो उसको वो कहते हैं। अब बच्चा रटने बैठता तो याद नहीं होता, लेकिन रूट वर्ड का पोर्शन भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो सारी आपको वोकेब रटनी भी नहीं है, आपको इस प्रकार से समझ करना है। हाँ, बढ़िया हो जाएगा एक बार। तो उसके बाद में अपन आते हैं ग्रामर के अंदर। किस में आते हैं? ग्रामर के अंदर। अब ग्रामर में क्या करना है आपको? ग्रामर के अंदर आपने अगर अपना ढंग से एक टेंस टॉपिक क्लियर कर लिया। कौन सा टॉपिक? टेंस टॉपिक। सेकंड है आपका अगर मॉडल का टॉपिक। थर्ड है आपका कंडीशनल का टॉपिक। डरना नहीं भाई, अभी तो मैं सिलेबस बता रहा हूँ, उसके बाद में जब आपको जनरल नॉलेज होगा ना, इसका थोड़ा बेसिक पता होगा ना, घबराने की जरूरत नहीं है। ये तो एकदम इजी पोर्शन है। लेकिन अब बात करते हैं, देखो चौथा जो आपका इन्वर्जन। 5 जो टॉपिक करना है आपको, वर्ब। इस वर्ब के अंदर आपका वर्ब एडवांस भी आ जाता है भाई, वर्ब एडवांस। इतने टॉपिक कर लेना। उसके बाद में ये चीजें है ना, इनसे आपको सीधा क्वेश्चन कहीं भी नहीं मिलेगा। मॉडल से मिल सकता है लेकिन, और कंडीशनल में, इनसे आपको सीधा क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा। ये आपके काम आएंगे एरर के अंदर। कहाँ काम आएंगे? एरर के अंदर। और एरर की बात करते हैं, उसके अंदर आपके 2 टॉपिक ऐसे होते हैं जिनसे सीधे क्वेश्चन पूछते हैं। भाई एसएससी की तैयारी करते हो, सीजीएल की तैयारी करेगा वो बंदा, सीपीओ का भी फॉर्म भरेगा, फॉर्म तो फिल करोगे आप, और सीपीओ का फॉर्म फिल करो। क्या इंडिया में कोई भी एग्जाम देते हैं जहाँ पर इंग्लिश आती है, तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा? एक तो आपने पढ़ा है नरेशन, सबने पढ़ा है। क्या होता है नरेशन का मतलब? डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यही होता है। अगला जो आता है टॉपिक है वॉइस का। इंग्लिश के अंदर आपको लगभग 15-16 टॉपिक मिलेंगे। लेकिन मैं तो बोलता हूँ अगर आपने इंग्लिश का इतना पोर्शन कर लिया ना ढंग से एकदम
समझ समझ कर, रटना नहीं है, समझना है। और इतने को अगर आपने समझ के कर लिया ना, आपकी इंग्लिश ग्रामर रेडी है। लेकिन अब बात आती है क्वेश्चन आने की कि क्या सर इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं पूरे? भाई ये ग्रामर है, सबसे ज्यादा पोर्शन आपको ग्रामर का मिलेगा। और जो बात मैंने आपको बताई थी ना कि 75 दिन में कोर्स कंप्लीट, यहाँ पर कोर्स आपका लगभग 5 से 6 महीने लग जाते हैं, जिसके अंदर आपकी ग्रामर होती है। टीचर की तरफ से कॉम्प्रीहेंशन भी कंप्लीट हो जाता है, लेकिन आपकी तरफ से नहीं भाई। आपको उस कॉम्प्रीहेंशन कम से कम 250 से 300 सेट करने पड़ेंगे। एसएससी वालों को बोल रहा हूँ मैं, सीटी वालों में ज्यादा नहीं है, लेकिन 250 से 300 जितनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी ना, तब ये क्लियर होगा। टीचर तो अपनी तरफ से 5 से 6 महीने में इंग्लिश का सिलेबस आराम से खत्म करवा सकता है। तो आपको उस सोशल मीडिया वाले बेकाम में नहीं आना है कि 75 दिन में इंग्लिश करें, 60 दिन में इंग्लिश करें। 75 दिन इंग्लिश वो स्टडी प्लान होता है, लेकिन वो किस लिए होता है? जिसके अंदर आप अपना एक बार पूरा सिलेबस खत्म कर लिया, उसका रिवाइज कर लिया, उसके बाद में आपको 75 दिन का स्टडी प्लान बनाना है। और उस स्टडी प्लान में ये कि मेरे को इतना इतना सुबह इंग्लिश को टाइम देना है, इतना इतना मैथ को टाइम देना है, इतना इतना मॉक टेस्ट देना है। टेस्ट भी देना जरूरी है भाई, सिर्फ रूल रटने बैठ के ना बर्बाद हो जाओगे। कोई आप पहले वाला पढ़ोगे, पीछे वाला भूलते जाओगे, पहले वाला पढ़ोगे, पीछे वाला भूलते जाओगे। तो इसीलिए सबसे ज्यादा है कि अपना सिलेबस खत्म करो, उसके बाद स्टडी प्लान बनाओ। और स्टडी प्लान से ज्यादा कि कम से कम दिन के अंदर 2 या 2.5 घंटे तो आपको लगभग 2 या 2.5 घंटे तो आपको लगभग देने पड़ेंगे मैथ की प्रैक्टिस को। मैथ इतनी प्रैक्टिस मांगती है एसएससी वालों, दिमाग खराब हो जाएगा आपका। ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पर बोर्ड पर टीचर ने कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए, उस कॉन्सेप्ट से सीधा सवाल कर लोगे, भाई 3-3 दिन लग जाएंगे सोल्व करने में। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नहीं मैं बता देता हूँ आपको, मैंने बोल दिया कि कोई भी वैल्यू है, मान लो कोई भी वैल्यू है, मैंने इसको मान लो पहले 20% बढ़ाया और फिर 10% से कम किया। मतलब सबसे पहले मैं बताता हूँ इसको, आपको 20% ही बताता हूँ, चलो आप देख लेना एक बार, ठीक है? आपको कितना टाइम लगता है फिर मैं आपको बताता हूँ। मान लो मैंने कोई वैल्यू दी कि कोई भी वैल्यू है जिसको हम 20% से बढ़ाते हैं, मतलब प्लस, और 20% से कम करते हैं, तो अब बताओ उस वैल्यू के अंदर जो फाइनल होगा, चेंज होगा, डिक्रीज होगी वो वैल्यू, इंक्रीज होगी, मतलब बढ़ेगी या कम होगी? ये बताओ मेरे को आप, है? बढ़ेगी, बढ़ेगी। 110 पर घटेगी, कितनी घटेगी? भाई इतने क्वेश्चन के अंदर ऐसे 20-30 लगेंगे ना अपने को। आपकी गलती नहीं है, सब के सब बेसिक क्लियर होना पड़ेगा। लेकिन मैं बताता हूँ, जब अब मेरी तैयारी हो गई, अब मैं बताता हूँ आपको कि 20% और 20 मतलब जब आपको एक ही क्वांटिटी के अंदर कुछ इंक्रीज करना हो या कुछ कम करना हो, आपको कुछ नहीं करना है, ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, a + b + ab अपॉन में 100। इसका मैं आपको शॉर्ट भी बताऊंगा कि मतलब a का मतलब क्या होता है, 20% बढ़ाया है, b का मतलब 20% घटाया है, और a प्लस मतलब प्लस है और माइनस के इनका मल्टीप्लाई क्या होता है, माइनस होता है। ये माइनस और 20 × 20 और परसेंटेज है तो अपॉन में 100 आएंगे ना, परसेंट का साइन हटेगा तो इससे ये कट गया। 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 बटा में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दे, कितनी परसेंट डिक्रीज होगी, -4%। अब इतना आपको करना ही नहीं था, वास्तव में आपको क्या करना था, आपने यहाँ पर एक चीज देखी कि सर हमने यहाँ पर अगर सेम वैल्यू है, यहाँ पर भी आप 20 लिखोगे, यहाँ पर भी आप 20 लिखोगे, 20 से 20 तो कैंसिल हो गया। तो आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ इतना करना था कि माइनस में x² अपॉन 100, बस काम बन गया आपका। कोई भी सेम वैल्यू मिले आपको पुट कर दो बस। यहाँ पर आपको मान लो 30 और 30 मिल गया, कितना मिल गया कि कोई वैल्यू को 30% से बढ़ा दे, 30% कम करना है, 30 का स्क्वायर होता है 900, कितना होता है 900 अपॉन में 100, और माइनस का मतलब डिक्रीज, माइनस का मतलब माइनस का साइन नहीं है, ये डिक्रीज को बताता है, मतलब वैल्यू कम कितनी हुई है, ये 0000 कितनी कम होगी, इतना करना था बस शॉर्ट के अंदर। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, आप खुद सीख जाओगे तो फिर टाइम ही नहीं लगेगा। तो इससे अच्छा है, मैं बोल रहा हूँ कि एसएससी के अंदर आपको अगर कुछ क्लियर करना है तो उसके अंदर आपको सबसे पहले जरूरी है कि उसके बेस्ट अप्रोच सीखने होंगे। आपके बेसिक कॉन्सेप्ट से काम नहीं चलने वाला है। हाँ, बेसिक कॉन्सेप्ट से काम कब चलेगा, पहले मैंने बोल दिया आपको बेसिक क्लियर करना होगा, क्लियर करना होगा, उसके बाद में ही आपको आगे बढ़ना है। ऐसे नहीं कि पहले दिन आया टीचर ने पढ़ाना सब ऐसे ऊपर से जा रहा है। पहले बेसिक क्लियर करो, अपना सिलेबस ढंग से खत्म करो, उसके बाद उसका रिवाइज करो, फिर मॉक टेस्ट नंबर अपने आप से आ जाएंगे। बच्चे क्या करते हैं पहले दिन से बस। और पहली बात है, आपको टीचर पर पूरा विश्वास रखना पड़ेगा कि भाई जो टीचर पढ़ रहा है अपना बेटा तो ये पार लगा देगा। अब आप क्या करते हो, 10 दिन पढ़ते हो, नहीं समझ में आया, फिर छोड़ के चले गए, दूसरे वाले से पढ़ेंगे। क्या दूसरे वाला क्या आपको ऐसे घोट के पिलाएगा कुछ? आपको क्या खुद पर विश्वास नहीं है? टीचर की मेहनत होती है 20% कॉम्पिटिशन में, 20% मेहनत ही होती है टीचर की, बाकी प्रैक्टिस आप पर होती है। अब आप उसको कितना टाइम देते हैं वो आप पर है। तो चलो, अब बाकी तो बेसिक आपको पता चल ही गया होगा। अब हम शुरू करते हैं अपने इंग्लिश का। इंग्लिश के अंदर बताओ आपको कौन सा टॉपिक से शुरू करना है, ये बताओ। टेंस है,
चलो टेंस से शुरू करते हैं। एक चीज मैं बताऊं क्या, मन की बात, सर पढ़ तो 10-12 साल लिए, आज तक टेंस समझ में नहीं आई। किस किस की समस्या है ये? पढ़े हुए सबके आज तक समझ में नहीं आई। समझ में आएगा भी कैसे भाई? टीचर ने आपको सीधा रटना शुरू कर दिया कि भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, बस हिंदी के अंदर ये पहचान होती है, अप्लाई कर दो। नहीं भाई, बेसिक क्लियर करना है तो सबसे पहले बेसिक में घुसना भी होगा, और उसके लिए आपको टेंस का मतलब क्या होता है ये बताओ मेरे को भैया। है काल, कौन सा काल है? अरे इसका मतलब होता है एक्शन प्लस टाइम। क्या होता है? एक्शन प्लस, और जिस एक्शन के अंदर टाइम नहीं दिया होगा ना, वहां पर टेंस लागू ही नहीं होगा भाई। टेंस का मतलब ये एक्शन प्लस टाइम, मतलब अगर आपका कोई एक्शन हुआ है और उसके अंदर आपका कोई टाइम लगा है, तभी तो आप कहोगे कि यहाँ पर प्रेजेंट टेंस था, पास्ट टेंस था, मतलब घटना हुई कब है। आप सीधे ऐसे तो, जैसे मैंने बोल दिया कि कौन सा टेंस है इसमें, सर हमें तो टीचर ने बताया है जो थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है? कोई भी टेंस नहीं है इसमें। ये है जो है यहाँ पर टेंस के लिए नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए नहीं आता है, ये आता है पोजीशन के लिए। किसके लिए? पोजीशन का मतलब है अधिकार के लिए, कि मेरे पास कुछ चीज है। आई हैव ए फैमिली, मेरे पास एक परिवार है। आई हैव ए ब्रदर, मेरे पास एक भाई है। आई हैव मोर ब्रदर, मतलब मेरे पास एक से ज्यादा भाई है। आई हैव मोर सिस्टर या 2 मोर सिस्टर, मतलब 2 से ज्यादा मेरी बहन है। ये पोजीशन को दिखाता है, यहाँ पर कोई टेंस नहीं लगने वाला है। तो सबसे पहले अपने दिमाग में एक चीज घुसा लेना कि टेंस का मतलब होता है एक्शन और प्लस में, एक्शन प्लस में। आज के बाद में ऐसा है कि एक बार अगर आपने टेंस का थोड़ा थोड़ा वो देख लिया ना, उसके बाद में कभी आपको टेंस नहीं पढ़ना है। एक बार क्लियर कर लो। बार बार क्या है यार, 10-12 साल से परेशान हो रहे हो, टेंस 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 टेंस। क्या है टेंस? ये बेसिक है, और इसको समझने के बाद में आपको जिंदगी में दोबारा पढ़ना ही नहीं है। अपने नोट से रिवाइज करो, बस काम चल जाएगा आपका। तो इसके अंदर अब अगली बात करते हैं अपन। अब देखो, मेनली टेंस का मैंने आपको बता दिया, टेंस का मतलब होता है एक्शन प्लस में, कि मतलब कोई भी एक्शन किस टाइम पर हुआ है उसी को हम टेंस बोलेंगे। अब बात आती है सर यहाँ पर तो हम 12 टेंस पढ़ते हैं। देखो भाई, मेरी तरफ से टेंस तो 2 ही होते हैं, आपको स्कूलों में रटाए गए, मेरे को भी रटाया गया। टेंस कितने होते हैं भाई? फ्यूचर टेंस होता ही नहीं है। जो टाइम अभी आई ही नहीं उसके बारे में हम कैसे डिसाइड कर देंगे भाई? अब मैंने तो माथा ठणक जी टेंगरा को कहाँ तो गुरुजी गलत पढ़ा हुआ है, कहाँ स्कूल वाला गलत पढ़ा होता। मान तो 3 पढ़े हुए घंटा हुए 2, मानना ही कौन मैं तो। अरे बात बा हुए कि थारे कौन, सबके दिमाग के ऊपर इतने हावी हो जाते हैं कुछ कुछ रूल कि बच्चा उसके बाद में उससे बाहर निकल ही नहीं पाता है। और रीजन यही है कि उसके दिमाग में यही 10-12 साल से भूसा भरा हुआ है कि बस रट लो टेंस। 3 होते टेंस, टेंस 2 ही होते हैं, एक तो पास्ट और दूसरा प्रेजेंट। तो सर ये फ्यूचर क्या होता है भाई? फ्यूचर एकमात्र सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? इमेजिनरी टाइम होता है, मतलब जिसके अंदर हम क्या करते हैं? फिक्टिशियस, मतलब कल्पना करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी होते हैं इसके अंदर। टेंस के अंदर पढ़ना पड़ेगा तो ये पोर्शन भी पढ़ेंगे, लेकिन मेनली ये पोर्शन है वो किसका है? मॉडल का। किसका है? यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आएगा, और जिस टाइम आप मॉडल पढ़ोगे और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो ऐसा नहीं कचरा कटाने वाले हैं कि पहले ये टेंस मतलब ये तीनों साथ में पढ़ेंगे, नहीं। पहले अपन पास्ट को, प्रेजेंट को, फ्यूचर को समझेंगे होता है क्या है। तो मतलब प्रेजेंट का मतलब क्या होता है भाई? वर्तमान, मतलब कोई काम अभी हुआ है, कोई काम अभी हुआ है। तो जो काम अभी हुआ है उससे पहले वाला टाइम क्या हो गया भाई? एक तो मैं यहाँ पर खड़ा हूं और एक मैं यहाँ पर खड़ा था, क्या हो गया? मतलब जो एक्शन प्रेजेंट में हुआ है उसके बाद वाला जो पहले एक्शन हो गया वो क्या हो गया? पास्ट वाला। और जो काम प्रेजेंट में है और इससे आगे कोई भी घटना होने वाली है वो किस में आएगा? फ्यूचर में। समझ में आ गया? अब सर हमें ये तो पता चल गया, लेकिन पहचान कैसे करें भाई? पहचान के लिए एक बात है कि आपको मेनली जो एडवर्ब रटाई गई है वो एडवर्ब आपके काम जरूर रहेंगी, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है आपको वर्ब का जो बेसिक पोर्शन है उसको समझना। अब सर उसमें क्या होता है? देखो बेसिक में कुछ नहीं होता है, आपने एक बी वर्ब जरूर पढ़ी होगी, ये आता है वर्ब के पोर्शन में। और वर्ब का मतलब सब जानते हो कि जब हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं तो नॉर्मल हम इसमें क्या यूज लेते हैं? सब्जेक्ट प्लस में वर्ब और प्लस में ऑब्जेक्ट। अब इतनी चीजें आपको अगर ध्यान में होगी उसके बाद में यहाँ पर एडवर्ब भी आएगी। क्या हर सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट होना जरूरी है क्या? जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है। जिसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होगा वो भी एक प्रकार का सेंटेंस होगा, उसमें भी वर्ब अप्लाई होगी, लेकिन वो वर्ब का टाइप चेंज हो जाएगा। उस वर्ब के अंदर जिसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होता है उस वर्ब को हम बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या बोलते हैं?
इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब भी आपको हिंदी में पता है लेकिन इंग्लिश में पता नहीं है। सहकर्मक और एकर्मक क्रिया पढ़ी है, वही होती है बस। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं, भाई ये सब्जेक्ट क्या होता है? स्पीकर होता है। क्या होता है? स्पीकर होता है। स्पीकर का मतलब होता है जो वक्ता, जो बोलता है, बोलने वाला होता है, वो होता है सब्जेक्ट। मतलब बात कौन कर रहा है वो तो हो गया आपका सब्जेक्ट। सेकेंड पोर्शन जो आपने वर्ब का पढ़ा है, ये वर्ब जो है, इस वर्ब का सब्जेक्ट तो कौन होगा? ये कौन होता है भाई? डूअर ऑफ एक्शन वर्ब। डूअर ऑफ मतलब जो भी एक्शन होगा उसको करने वाला आपका कौन होगा? ये सब्जेक्ट होगा। और क्या काम हुआ है वो कौन डिसाइड करेगा? इस वर्ब का ऑब्जेक्ट। इस वर्ब का तो मेनली आपको तीन चीजें याद रखनी है कि सर इस वर्ब का ऑब्जेक्ट तो ये है और इस वर्ब का सब्जेक्ट ये है। अब एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जिस बात को आप बोलते हैं ना सर रट्टा है कैसे किया, मैं बताऊँ आपको एक चीज बताई होगी। जैसे वॉइस पढ़ा है आप में से किसी ने? वॉइस, क्या वॉइस में टेंस चेंज होता है? होता है? मैं तो बोलता हूँ नहीं होता है, नहीं होता है। 110% लिख के दे दूं मैं, टेंस चेंज होता ही नहीं। कौन से भी टीचर से जाकर पूछ लेना। उन टीचरों की बात नहीं करता हूं जो 75 दिन में कंप्लीट करवाते हैं, मैं बात कर रहा हूं 5 से 6 महीने जो ढंग से सिलेबस करवाते हैं, वो इसमें टेंस चेंज नहीं होता है। और यहीं से दिमाग खराब हो गया, या तो वो टीचर गलत पढ़ाते थे और या इनको कुछ आता नहीं है। तो भाई आपके अंदर दिमाग में अब वॉइस का एक मैं आपको डेमो दे देता हूँ कि आपको वॉइस में टेंस चेंज कैसे नहीं होता है। मैंने लिख दिया कि यही होता है अपना वॉइस का, यही होता है। अब इसको वॉइस को चेंज करना है। टीचर ने बोल दिया कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, भाई ये ऑब्जेक्ट कभी सब्जेक्ट नहीं बनने वाला है। मैंने आपको क्या बताया, ये क्या है? वर्ब है। इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? राम है। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? तो अब अगर वॉइस को अपन चेंज भी कर देना ना तो भी ये इसका सब्जेक्ट ही रहेगा, ये इसका ऑब्जेक्ट ही रहेगा। क्या चेंज हो जाएगा क्या? अगर अपने घर में कोई मतलब मान लो अपनी बहन ने शादी कर दी, वो वहां पर चली गई तो वो पराई हो गई अपने लिए, वो कहने की बातें भाई रहेगी तो अपनी बहन ही। तो यहाँ पर अगर इस चीज को उठा कर अपन पीछे भेज देंगे तो क्या ये इससे पराया हो जाएगा क्या? नहीं, ये अभी भी इसका सब्जेक्ट रहेगा, ये अभी भी इसका ऑब्जेक्ट रहेगा। जैसे सर, जैसे मैंने बोल दिया कि अब जो आएगा ना ये सब्जेक्ट नहीं बनेगा, अब यहाँ पर एक न्यू सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? न्यू सब्जेक्ट आएगा। और न्यू सब्जेक्ट आएगा तो क्या वर्ब यही रखेगा? अरे ये वर्ब रखेगा या अपनी नई वर्ब लेगा? तो यहाँ पर एक नया सब्जेक्ट आएगा तो न्यू वर्ब भी आएगी। और न्यू वर्ब आने के बाद में, न्यू वर्ब आने के बाद में यहाँ पर इस जो वर्ब का पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो वी थर्ड मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और प्लस में जो काम करने वाला होता है जिसको आप बोलते थे इसका जो सब्जेक्ट होता है। तो ये पैसिव वॉइस का फॉर्मेट इतना ही होता है। अब जैसे मैंने बोल दिया न्यू सब्जेक्ट आएगा, अब भाई न्यू सब्जेक्ट कौन बनने वाला है वॉइस चेंज में? रावण बनने वाला है। ये मैंने लिख दिया रावण। अब अगर देखो सर आपने बोला टेंस चेंज कैसे नहीं हो गए, अगर आपने इसी वर्ब को इसका सब्जेक्ट बनाया, मैंने अगर यहाँ पर लिख दिया कि राम किल्स मतलब राम किल्स लिख दिया तो इसका तो मतलब ये हो गया कि राम ने रावण को मारा, अब रावण राम को मार रहा है। अरे भाई इस वर्ब का सब्जेक्ट ये बन रहा है, इसका मतलब यही है पहले राम ने रावण को मारा, अब रावण राम को मार रहा है, यही मतलब हुआ। तो ये अपनी नई वर्ब लेगा और नई वर्ब लेगा तो सबसे पहले आपको पीछे वाले सेंटेंस में जाना पड़ेगा और पीछे वाले सेंटेंस में आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर टेंस कौन सा अप्लाई हुआ था। तो भाई आपने पढ़ा होगा कि सब्जेक्ट के साथ में जब भी वी फर्स्ट प्लस एस या ई एस लगता है कौन सा टेंस होता है? और प्रेजेंट सिंपल है तो ये भी प्रेजेंट सिंपल ही लेगा। और प्रेजेंट सिंपल लेगा तो क्या सीधा का सीधा यही ले लेगा? नहीं, प्रेजेंट सिंपल का मतलब मैंने आपको बताया बी फॉर्म, और बी फॉर्म में आपको एक पोर्शन मिलेगा जिसके अंदर आप पढ़ोगे इज, एम और आर। ये तो होता है प्रेजेंट के लिए, किसके लिए? और पास्ट के लिए जो बी की फॉर्म होती है ना उसका मतलब होता है वोज और। अब एक तो भाई इसको वाज मत बोला करो, वाज डराना थोड़ी ना वाज को, ये होता है वोज। क्या होता है? वोज। जैसे ये होता है भाई अपन देखो प्रोनाउंसिएशन होता है ना जो उच्चारण उस चीज का, हम ऐसा ही बना लेते हैं, हम बोलते हैं और, ये होता है आर। क्या होता है? आर। लेकिन अब आप और बोलते हैं, मैं भी और बोलता हूँ, अपन इसके साथ सेटिस्फाइड है तो अपन क्यों चेंज छेड़खानी कर भाई। लेकिन वास्तव में जो इसका रियल प्रोनाउंसिएशन उच्चारण होता है ना वो होता है आर। क्या होता है? आर। तो अब बी की फॉर्म होती है प्रेजेंट में तो क्या होती है ये, और ये वॉज और पास्ट की हो गई। आपको थर्ड फॉर्म भी बताऊंगा मैं, पास्ट परफेक्ट का भी। लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना होगा कि यहाँ पर ये प्रेजेंट फॉर्म लेगा तो प्रेजेंट फॉर्म में सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल, और सिंगुलर है तो इनमें से कौन सी फॉर्म लेगा? क्या ये लेगा? ये तो सर पास्ट हो गया। प्रेजेंट में से लेगा तो क्या एम लेगा? नहीं, आर लेगा। क्या बची? हमने इसके साथ इज लगा दिया, मतलब इज लगा दिया। अब मैंने बोला आपको जो स्ट्रक्चर होता है थर्ड फॉर्म, अब इस किल की थर्ड फॉर्म लगाएंगे हम, और किल की थर्ड फॉर्म क्या होती है? किल्ड।
और उसके बाद में क्या लगाना है अपने को भाई। और अब जो है ना इस वर्ब का, जो स्किल वर्ब का सब्जेक्ट लिखना है, स्किल वर्ब का सब्जेक्ट क्या था, ये राम था। ये पोर्शन होता है भाई। अब आप खुद बता दो मेरे को कि आपको रटाया गया है या नहीं गया। आपने कहा ना टेंस चेंज हुआ है, यहां पर प्रेजेंट टेंस था, यहां पर कौन सा टेंस है? क्या इज थर्ड फॉर्म किसी टेंस की होती है क्या? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कहीं भी पढ़ा है आपने? अरे इज थर्ड फॉर्म कहीं भी पढ़ा है क्या? तो टेंस चेंज कैसे हो गया भाई? हुआ है टेंस चेंज, दिमाग में भरा गया है कि नहीं भरा गया है? यहां पर देखो ये भी प्रेजेंट का था, ये भी प्रेजेंट का था, तो सर ये थर्ड फॉर्म क्या है मेरे भाई? ये थर्ड फॉर्म बताती है आपको पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। पहले भी प्रेजेंट का था, अब भी प्रेजेंट का है, और पूरे वॉइस पढ़ोगे ना तब आपका दिमाग जाके एक जगह से हिल के खुलेगा, हाँ भाई अब हम सही में कुछ सीखें। और वो तब होगा जब आपके दिमाग में से वो पुराने थॉट्स, जब भी क्लास में बैठो ना, आपने आज से पहले कुछ भी सीखा है, लेकिन उस टीचर के सामने भाई कभी भी मत बताना कि हमें ये आता है ये आता है। आप अपने माइंड को एकदम फ्रेश करके बैठो कि जैसे आप एक बिगिनर स्टूडेंट हो, आपने आज से पहले कुछ पढ़ा ही नहीं है, तब जाके आप कुछ चीजें सीख पाओगे, उनको एडेप्ट कर पाओगे। नहीं तो आप बैठ को ना अपने वाला ज्ञान शुरू कर दोगे ना तो उस वाला एक्सेप्ट करो जो टीचर पढ़ाना चाहते हैं उनका आप एक्सेप्ट करोगे, और ना अपने वाला, पूरा एकदम गुल मिल जाएगा, कुछ याद नहीं रहेगा। इसीलिए जब भी क्लास में बैठो माइंड फ्रेश करके एकदम ऐसे सोचो कि उस सब्जेक्ट को हम पहली बार ही पढ़ रहे हैं बस। तो ये चीजें होती है। अब वापस से हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं और यहाँ से हम शुरू करते हैं टेंस की रियल परिभाषा क्या होती है। तो टेंस के अंदर आपको पढ़ना है, तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि हमको कौन सा पोर्शन पढ़ना है, प्रेजेंट का। चलो प्रेजेंट से पहले आपको एक चीज बतानी और जरूरी है भाई। प्रेजेंट पढ़ लिया, पास्ट पढ़ लिया, एक चीज मैं बताऊं आपको भाई, पास्ट में एक तो होता है पास्ट परफेक्ट। क्या होता है आप मेरे को बता दो, एक पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट, इनमें क्या फर्क है भाई? जो काम हो चुका था पास्ट परफेक्ट, जो काम हो चुका है वो प्रेजेंट परफेक्ट। मैं बताता हूं, नहीं एक बार आपको बताता हूं, जैसे मैंने बोल दिया आई एट, इसका मतलब क्या होता है? आई एट एन एप्पल, मतलब क्या हुआ? मैंने एक सेव खाया। अब मैंने बोल दिया इसमें भी होता है मैंने एक सेव खा लिया। क्या इसमें आपके दांतों को बीच में ले रखा है क्या? सेव तो इसमें भी खा लिया भाई, सेव को खाना था, सेव को अपने से क्या मतलब है? सेव तो इसमें भी खा लिया, सेव तो इसमें भी खा लिया, फर्क क्या हो गया? क्या फर्क हुआ भाई? इसमें मैंने बोला आई एट एन एप्पल, मतलब ये है वी सेकंड, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म जो मेन वर्ब होती है किसकी? पास्ट सिंपल की, पास्ट इंडेफिनिट की। और ये होता है हैव, और सॉरी हैव क्या मतलब, हाँ चलो हैव थर्ड फॉर्म, हाँ ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट ही। तो इनमें तो कोई फर्क ही नहीं रहा। इसका मतलब भी होता है आई एट एन एप्पल, मैंने एक सेव खाया है, इसका मतलब भी होता है आई हैव एट एन एप्पल, मैंने भी एक सेव खा चुका हूँ, मतलब खा तो लिया है ना। तो इनमें फर्क क्या हुआ? फर्क ये होता है कि यहाँ पर आपको मेनली देखना पड़ेगा कि अगर आपको कोई पास्ट का टाइम देगा, पास्ट का टाइम तो देगा, जैसे आपको बोल दिया एगो, एगो बोल दिया, या आपको कोई भी पास्ट का टाइम दे दिया, जैसे बोल दिया यस्टरडे, यस्टरडे बोल देगा, तो उससे आपको पता चलेगा कि हाँ सर इसमें ये चेंज है। बाकी भाई आप अपने हिसाब से चूज नहीं कर सकते कौन सा टेंस है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले बेसिक पता होना चाहिए, और बेसिक पता होगा तभी जाकर भाई टेंस सीख पाओगे। तो इसलिए आपके दिमाग में जो चीज़ें हैं भूल जाओ, पहले पहले आपको इसका पूरा बेसिक पता होना चाहिए। उसके बाद में देखो, अब सर हमने पास्ट पढ़ लिया, तो पास्ट और पास्ट परफेक्ट में क्या फर्क है? ये भी तो होता है ना भाई, पास्ट और पास्ट परफेक्ट में फर्क, क्या फर्क है बता सकते हो आप? पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है पास्ट ऑफ पास्ट, पास्ट ऑफ मतलब एक घटना तो जो हमने बोला था कि प्रेजेंट से पीछे हुई, जो पास्ट में हुई है, और उससे भी पहली कोई घटना हुई है, वो आएगी भाई पास्ट परफेक्ट में। वो किस में आएगी कि एक घटना जो प्रेजेंट से पहले होगी वो तो कौन सी होगी? पास्ट। और पास्ट से भी पास्ट हुआ ना, मतलब पास्ट ऑफ पास्ट, हम क्या बोल सकते हैं? पास्ट ऑफ, मतलब जो पास्ट का जो पास्ट होता है ना वो होता है पास्ट परफेक्ट। अब ये चीजें तो आपको पढ़ ही नहीं गई है, आपको तो सीधा लिखा दिया, पहचान लिखा दी, आपको उसके फॉर्मूले रटा दी कि ये मेन वर्ब होती है, अप्लाई कर लो बस, सीख गए टेंस। नहीं भाई, बेसिक आपको ढंग से सिखाया नहीं गया, इसीलिए आपको दिक्कत आएगी। और कंपटीशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको 4 या 5 दिन के अंदर जब तक आपको उसका बेसिक पता नहीं होगा तब तक दिक्कत आएगी। एक बार आपने अगर ढंग से बेसिक जान लिया, मैं 100% आपको बोल सकता हूँ ग्रामर के कोई भी टॉपिक में आपको दिक्कत नहीं आएगी। रीज़न ये है कि आपको बेसिक क्लियर नहीं था इतने दिन आपके। नहीं, जब मैंने भी शुरू किया था भाई बहुत मुश्किल हुआ था वास्तव में। पहली बात तो जब टीचर ने ये बोला था नहीं टेंस 3 होते हैं, या तो मन कर रहे थे उनसे फीस वापस ले लें, और या मन कर रहा था ये क्लास छोड़ दें। भाई आज तक रटाई 12 साल में जो टीचर ने पढ़े वो गलत कैसे हो सकता है? हो सकता है गलत? हो सकता है भाई।
बिल्कुल हो सकता है। कारण क्या है, हमको उस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं था। इस दुनिया का एक आपको रियल सेंस बताऊं क्या, हमको जो भी इस दुनिया में मिलेगा ना, ज्ञान नहीं मिलेगा। जो भी आएगा अपना ज्ञान थोप के चला जाएगा, आपको मौका नहीं देगा वो। आप अपने से नीचा भी कोई आदमी देख लेना, वो भी आपको क्या बोलेगा, एसएससी, अरे भाई एसएससी में ये होता है। अरे होता है तो हमें भी पता है, क्लियर किया है नहीं किया है, क्या पता है इसके बारे में आप कुछ बता सकते हो? नहीं बता सकते। तो फिर भाई जब एसएससी के बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है, कोई भी कंपटीशन के बारे में पता ही नहीं है, तो आप हम पे क्यों थोप रहे हो भाई? तो इसीलिए सबसे पहले जितने भी दुनिया में मिलेंगे ना भाई, ज्ञानी मिलेंगे, आपको कान भरने वाले मिलेंगे। और जब तक आप सिलेक्शन नहीं ले लोगे ना भाई, ये दुनिया अपने से संतुष्ट होने वाली नहीं है। आपकी सिलेक्शन के पीछे खुशी होगी, रियल खुशी होगी, वो माँ बाप की होगी, और यह सेटिस्फाइड होगे वो खुद में होंगे आप। ये दुनिया आपसे ना कभी संतुष्ट थी, ना कभी संतुष्ट होगी, और ना कहीं रही होगी। कुछ कुछ रिश्तेदार होते हैं भाई, अच्छे होते हैं, उसका सिलेक्शन हो गया, बहुत बढ़िया बात है। और कुछ तो ऐसे छुरा लिए घूमते, हुआ तो कैसे हुआ साला, समझ नहीं ये नहीं आ रहा है। चलो हो गया, कोई वो बोलते हैं ना कि भाई तेरे को पता ये ऐसा है, भाई ये ऐसा है, ये गलती नहीं है, गलती ये है, आपको पता कैसे चला? तो वही बात है, सिलेक्शन हुआ तो हुआ, लेकिन हो कैसे गया? होना तो नहीं था। तो एक चीज मैं बता दूं, अगर आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और बैग लेकर घर से निकल रहे हो ना, अगर आपको कोई पड़ोसी पूछ रहा है, रिश्तेदार पूछ रहे हैं, बेटा किसकी तैयारी कर रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे दोस्तों के साथ पार्टी चल रही, जाना है थोड़ा मार्केट की तरफ। कभी उनको बता दिया ना कि मैं इस चीज की तैयारी करता हूं, मान लो आपको वो खोद कर खा जाएंगे, वो मार देंगे, खोद कर खा जीवे। रिजल्ट आने की पहले नोटिफिकेशन बार कर बूझी। एक मोहल्ले घंटी की बात कर लो, आंटी जीजा रिजल्ट नहीं आने बार काम ही तो हुआ कि पूरे मोहल्ले में घूम फलानी टिंगर को सिलेक्शन कौन हुई, आंटी के तो 5-6 बार क्लियर कर रहा है एग्जाम, खाली वो ज्वाइनिंग लेटर आवड़ो ज्वाइनिंग कौन करी। या आंटी के घर में तो जैसे 2-3 बच्चों ने बस नीट वगैरह क्लियर कर रखा है, इसीलिए कोई मतलब ही नहीं है। हालांकि लड़ना शाम को टमाटर वाले से, ले 40 रुपए में कैसे दिए, वो तो 20 रुपए में दे रहा है भाई। उनको क्या करना, उनको एसएससी का यही नहीं पता है कि एसएससी का मतलब फुल फॉर्म क्या होती है। फिर भी ज्ञान थोप रही, उसको पता है तेरे को क्या, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या 2 साल से तैयारी कर रहा था, अब तक क्या कर रहा था। और एक चीज होती है, जब बच्चा तैयारी करता है ना कंपटीशन के अंदर, भाई रियल सेंस तो ये है कि उसको खुद को पता है कि वो कितनी तकलीफ में होता है। अगर एक बच्चा पढ़ता है तो उसका दुख वही जान सकता है कि वो कितने घंटे पढ़ता है। अगर आपको किसी ने मतलब, वो बोलते नहीं है भाई, वो कहावत मैंने भी सोशल मीडिया पर देखी थी कि कभी बच्चे ने बाल बढ़ा लिए फॉर एग्जाम्पल, और वो बाल बढ़े हुए अगर कोई पड़ोसी देखेगा और उससे पहले अगर उसका रिजल्ट आ गया, सेलेक्ट हो गया, बोलेंगे बच्चा वास्तव में इतना पढ़ता था, इतना बिजी था, इसको बाल कटाने का टाइम ही नहीं था। और अगर आपका बाई चांस सिलेक्शन नहीं हुआ, अब आप बोलते ना सिर्फ 2 ही नंबर से रह तो गए, क्लियर तो नहीं हुए, रह गए, तो वो क्या बोलेंगे, हमें तो पहले ही पता था इसके ऐसे ही नहीं होगा, ऐसे बाल बढ़ा के कौन पास हो जाएगा। मतलब सिलेक्शन के यार बालों से क्या लेना देना, आप बताओ है क्या कुछ? कोई लेना देना नहीं है। लेकिन लोगों का माइंड सेट ऐसे बन रखा है, उनको बस इधर की उधर की इधर करनी है। इसीलिए दुनिया पर ध्यान दोगे, अगर खुद के अंदर आपके अंदर डेडिकेशन है, पैशंस है, तो आपको रियल में पता चलेगा हम कुछ कर सकते हैं। खुद के अंदर अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट गया, टूटेगा भाई। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ जो सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, इनके तो अच्छा है, इनको क्या टूटेगा, पहले 10-12 सब्जेक्ट लिए बैठे, क्या टूटेगा इनका, इनको पता है पढ़ना है। लेकिन जो एसएससी की तैयारी करता है, यो मतलब कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी करता है, वो बच्चा 3-4 दिन पढ़ेगा ना, उसके बाद में एक उनके दिमाग में थॉट आएगा, अपना नहीं होगा भाई। सबके आता है भाई, हमारे भी आता है, अपना तो नहीं होगा अब 2-3 दिन के अंदर। और वही चीज आप भाई उन पंडितों के पास में मत बैठना। पंडितों का मतलब मैं किसी जाति विशेष नहीं बोल रहा हूँ, आप उस पंडितों के पास में नहीं बैठना जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। उनसे पूछोगे ना एसएससी कितने साल में क्लियर होंगे, भैया भाई 3-4 साल से, हमसे नहीं हुआ, आपसे कैसे हो जाएगा, आप तो बिगिनर हो। भाई सही बताता हूँ, एसएससी के अंदर आपने अगर 6 महीने से अपना ढंग से सिलेबस खत्म कर लिया और अगले 6 महीने में ढंग से प्रैक्टिस कर ली, 1 साल के अंदर आप कॉम्पिटिशन क्लियर कर सकते हो। और वहीं पर जो बच्चा पंडित बैठा है ना, आपको बोलेगा ना 4 साल हमें हो गए, कितने साल लगेंगे, 7-8 साल तो लगेंगे। और जो एसएससी के जो बिगिनर है ना भाई, बिगिनर को एसएससी का पावर बताता हूँ, एसएससी के अंदर वो बनते हैं, आपने नहीं पढ़ा जीएसटी इंस्पेक्टर, ईडी वाले, यूडीसी, और इसके अंदर एएओ जिसको बोलते हैं एग्जामिनर, ये सबसे भारी पोस्ट होती है। और सैलरी पता है आपको, यहाँ से शुरू होती है 25,000 या 30,000 से, लगभग 25,000 से शुरू होती है और 1 लाख से क्रॉस, मतलब 1,51,000 से क्रॉस जाती है सैलरी इसकी। और वो भी आपको ग्रेड पर लेनी पड़ेगी। ग्रेड का मतलब क्या होता है भाई, ग्रेड का मतलब होता है अगर आपने 6th ग्रेड की ली, 6th ग्रेड का मतलब कुछ नहीं होता, लेवल होता है कि अगर आपने 6th लेवल की लिए, जैसे आप नहीं 3rd ग्रेड लगाए 4th ग्रेड लगाए,
आपने अगर एसएससी में 6th ग्रेड की चुनी है तो आपकी सैलरी लगभग मान के चलो आप 35,400 से लेकर लगभग आपकी 1,51,000 क्रॉस चली जाएगी। वहीं पर अगर आप 5th ग्रेड की नौकरी लेते हो तो आपकी सैलरी 29,000 से लेकर लगभग 92,000 तक जाएगी। वहीं पर आप अगर 4th ग्रेड की सैलरी लेते हो तो उसके अंदर आपका लगभग 80,000 के आसपास तो चला ही जाएगा भाई, 25,000 80,000 के बीच देख लो सैलरी। वास्तव में है कि नहीं कुछ। और जो बच्चा ये सोचता है ना कि यार मैं तैयारी करने आया हूँ, किस लिए तैयारी कर रहे हो, मेरे बुआ का लड़का सिलेक्ट हो गया, मेरे पड़ोसी सिलेक्ट हो गया, नहीं भाई, या मेरे घर वाले बहुत गरीब है, मैं उनका मतलब सब कुछ चेंज कराना चाहता हूँ, मोटिवेशन मूवी देख ली कि दौर बदल देंगे, भाई वो दौर तब तक नहीं बदला जाएगा जब तक आप खुद के अंदर संतुष्ट नहीं हो। आपके अंदर से जिस दिन आवाज़ आ जाएगी हाँ यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, उस दिन आप कलम उठा लेना, तैयारी शुरू कर लेना और वास्तव में आपको पता चल जाएगा कि हाँ आप तैयारी के रियल सेंस मतलब। नहीं तो आप ऐसे ही जाकर बैठ गए ना, नींद बहुत आती है, सबके साथ होगा, नींद बहुत आती है भाई। नींद इसीलिए आ रही क्योंकि आपका गोल डिसाइड नहीं है, आपको करना क्या है। एक दिन तो आप किसी सर की क्लास ले लेते हो, दूसरे दिन आप यूट्यूब से नोट्स बना लेते हो, तीसरे दिन वो नोट्स 5 रुपए की रद्दी हुए भाव बेच देते हो। मैंने आपको क्या बोला, सीधा सीधा फंडा है कंपटीशन का मतलब एक बार ढंग से अपना सिलेबस खत्म कर लो, प्रैक्टिस कर लो, बस मोड़ देने इनफ है, कुछ नहीं करना है आपको, ये चीज होती है भाई। अब देखो, अब मैंने आपको टेंस वाला बताया था, मेनली मैंने आपको बताया टेंस को डिसाइड कैसे करते हैं। अब आपको टेंस पढ़ने हैं, इसके अंदर आप सबसे पहले पढ़ोगे प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस में आप 4 भाग पढ़ोगे। कौन कौन से सर? और ये चारों भाग सब में रहने वाले हैं। कौन कौन से? आप बोलो इनडेफिनेट। कौन सा? इनडेफिनेट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनेट। उसके बाद में कॉन्टिन्यूअस, उसके बाद में परफेक्ट, उसके बाद में परफेक्ट कंटिन्यूज, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। देखो इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये अगले पोर्शन रहने वाला है। पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये फ्यूचर में रहने वाला है। फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यही होते हैं बस। अब सबसे पहले तो भाई आप जो रट रहे हैं ना, रटने वालों का भी काम है यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब तो भाई पता होनी चाहिए। और हेल्पिंग वर्ब से घुसने से पहले मैंने आपको बताया था आपको वर्ब टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। इससे दिख तो रहा है ना येलो कलर से। अब वर्ब में आपको क्या पढ़ना है? वर्ब 2 टाइप्स, मतलब वर्ब के बहुत सारे प्रकार पढ़ोगे आप, लेकिन जो मेनली वर्ब मैं आपको बता रहा हूं उसके अंदर आप एक तो पढ़ोगे मेन वर्ब। कौन सी पढ़ोगे? ये स्पेलिंग लिख लेता हूं मैं, ठीक है। मेन वर्ब आपने पढ़ा भी होगा, मुख्य क्रिया। दूसरी जो आप पढ़ोगे इसके अंदर आप पढ़ोगे हेल्पिंग वर्ब। कौन सी पढ़ोगे? हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होता है? जो मेन वर्ब की सहायता करती है वो क्या कहलाती है? हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया। ये तो मुख्य क्रिया होगी और इसकी जो हेल्प करेगी वो कौन सी होगी? हेल्पिंग वर्ब। अब इसको आपको क्या करना है कि इसको भी देखो, मेन वर्ब का जो पोर्शन है मैंने आपको बता दिया था कि एक तो होता है आपकी बी की फॉर्म, और बी का मतलब होता है होना। क्या होता है? होना। इसकी आपको फर्स्ट फॉर्म पढ़नी पड़ेगी। फर्स्ट फॉर्म में मैंने आपको बता दिया क्या क्या होता है। सेकेंड फॉर्म में वॉज, और थर्ड फॉर्म में, अब थर्ड फॉर्म पता नहीं बच्चों को, बीन होती है। सच में बीन होती है, सच में बीन होती है। क्या होती है? इस बीन का भी एक फंडा है, मैं आपको बताने वाला हूं भी, ठीक है। फिर आते हैं आपको आईएनजी फॉर्म, ये भी आपने पढ़ा होगा। अब टीचर कुछ क्या करते हैं, इसको वर्ब की 4th फॉर्म मान लेते हैं, बोलते V4, बोलो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वास्तव में इसका मतलब होता है ना आईएनजी फॉर्म, मतलब जो फर्स्ट फॉर्म होती। और ये जो आईएनजी होगा ना मेरे भाई, ये आईएनजी आपके इस बेसिक फॉर्म में जुड़ने वाला है। बेसिक फॉर्म का मतलब क्या है कि ये बेसिक फॉर्म ये नहीं, ये बेसिक फॉर्म कौन सी है? कभी भी आईएनजी जोड़ो ना उसकी बेसिक फॉर्म, मतलब जो फर्स्ट फॉर्म। अब फर्स्ट फॉर्म ये नहीं है, वास्तव में ये निकले किससे हैं? बी से। तो यहाँ पर इस बी के साथ आईएनजी लगने वाला है आपका। और यहाँ पर आएगी आपकी सिंगुलर फॉर्म। कौन सी आएगी? सिंगुलर का मतलब होता है जिसमें आप बी फर्स्ट के साथ या तो एस जोड़ते हो या फिर ईएस जोड़ते हैं। ये कौन सी होती है सर? है? अरे भाई सिंगुलर फॉर्म यही होती है, इजेएमआर वाली। सिंगुलर के साथ का आपको यही लगानी, इजेएमआर। और इज आर में आपको क्या करता है भाई, सिंगुलर फॉर्म में देखो ये आर तो सीधे ही अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो चला जाएगा प्लूरल में। अब सिंगुलर का पढ़ना है हमें सर, तो आपको एम भी चला जाएगा आई के साथ, क्योंकि आई भी प्रेजेंट में क्या होता है? क्या होता है प्रेजेंट में?
प्लूरल होता है, ये भी निकल गया। पीछे बचा कौन सा? इज। और वोज और वर में से कौन सा बचा? वोज। कौन सा बचा? इतना फंडा क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। अब इतना आपको पता होगा ना, तो वॉइस का रियल सेंस, वॉइस जो आप पढ़ोगे ना, सिर्फ और सिर्फ आपकी यही वर्ब काम में आनी है। इतना ही पोर्शन आपको पढ़ना है वॉइस के अंदर, कुछ नहीं पढ़ना है वॉइस के अंदर। पूरे वॉइस के अंदर यही चेंज करना है आपको, कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ बी की फॉर्म पढ़नी है। अगला मैं आपको बताता हूं, अगली चीज मैं आपको बताता हूं, उसके अंदर आप पढ़ोगे हैव की फॉर्म। कौन सी? अब आपको देखकर एक चीज का अचंभा और होगा, हैव की फर्स्ट फॉर्म हैव ही होती है। हैव की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? हैव होती है। जब कभी फर्स्ट फॉर्म लगाने का काम हो ना भाई, ये हैव लगा देना आप। अब हैव की फर्स्ट फॉर्म सर ये होगी, तो सेकंड फॉर्म क्या होगी? हेड। और थर्ड फॉर्म ये भी हेड। आईएनजी फॉर्म हैविंग। और सिंगुलर फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म कौन सी होगी? एज। इतना क्लियर है? बस आपने ये इतनी बेसिक हेल्पिंग वर्ब से जान ली ना, आपका काम क्लियर हो जाए। इसके अलावा आपको हेल्पिंग वर्ब पढ़नी नहीं कोई, इतनी हेल्पिंग वर्ब पढ़ ली, मोर देन एनफ है। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, इसमें भी एक चीज होती है, और वो चीज ये है कि आपको मेन वर्ब कुछ एक मतलब आपको लगभग मिलेगी, पीपीटी मिलेगी 1 या 2 पेज की, वो मेन वर्ब जो आपको बेसिक काम आती है। जैसे किसी को ये भी पता नहीं होता है गो का मतलब क्या होता है, प्ले का मतलब कौन सी फॉर्म होती है, ये फॉर्म है भाई, जो बेसिक फॉर्म काम आती है ये आपको याद करनी पड़ेगी। और उसमें भी 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है रेगुलर वर्ब। कौन सी होती है? रेगुलर। और एक होती है इरेगुलर। क्या होती है? अब सवाल ये रहता है सर रेगुलर कौन सी होती है? रेगुलर वो होती है जो ईडी का मतलब कॉन्सेप्ट है ना, उसको एडॉप्ट करती है। मतलब जिसके पीछे ये आप लगाते हो, जैसे आपने लगाया कि किल मैंने पढ़ाया था आपको, तो सेकेंड और थर्ड फॉर्म में इस ईडी को ही फॉर्म मतलब इसको ही आप क्या बोलोगे कि इसी के, ये आपको इतना क्लियर हो जाएगा ना कि ईडी आपको कुछ याद ही नहीं करना है। जितनी भी वर्ब पढ़ोगे उसमें आप ईडी लगा लेना, लेकिन वो सिर्फ काम किस में आएगा? रेगुलर वर्ब में। इरेगुलर वर्ब का मतलब होता है किसी भी नियम का पालन नहीं करती है, तो ईडी का पालन करेगी, लेकिन इरेगुलर का मतलब कोई भी ईडी का किसी भी नियम का पालन नहीं करेगी। जैसे मैंने बोल दिया कि रन क्या होता है? रन। तीनों फॉर्म सेम होती है? अरे भाई होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल होती है। तो इसमें आपने कोई रूल देखा कि इसका मतलब इसका पालन कर रही नहीं कर रही है? मैंने आपको बोल दिया पुट, पुट की तीनों फॉर्म सेम हो रही है, होती है भाई। उसके अंदर आपने पढ़ा कि जितनी भी वर्ब हैं उनको आपसे अलग याद करना है, जो इरेगुलर वाली है मेनली तो यही पूछी जाती है। ये तो आपको ऐसे ही याद है, प्ले बोलना है, आपको पता है सर प्ले के पीछे ईडी लगना है, प्लेड प्लेड हो जाएगा। अब देखो इतना क्लियर होने के बाद में मेन वर्ब क्लियर कर लेना, अपनी हेल्पिंग वर्ब कुछ याद कर लेना, उसके बाद में आप टेंस शुरू करना भाई। कहते टेंस में मत घुस जाना। अब हम शुरू करेंगे टेंस में, कौन सा? प्रेजेंट। और प्रेजेंट के अंदर सबसे पहले प्रेजेंट का मतलब काम, जो काम अभी हुआ है। प्रेजेंट का मतलब है चाहे हो रहा है रेगुलर है, चाहे कंटिन्यू है, चाहे होता है मतलब जो रोज की हैबिट है, या हो चुका है परफेक्ट है। परफेक्ट का मतलब क्या होता है भाई? अब एक चीज मैं पहले आपको और बता देता हूं कि परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या फर्क होता है, बता सकता है मेरे को कोई? परफेक्ट का मतलब काम क्या है? वो काम परफेक्ट आपा कहना आ चीज तो परफेक्ट है, मतलब वो काम परफेक्ट हो चुका है। और परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है? हम बोलते हैं सर परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस का वास्तव में मतलब होता है कि कुछ टाइम पहले काम शुरू हुआ था, कुछ टाइम पहले काम शुरू हुआ था। अब भाई मैंने आपको बोल दिया हमने 1 घंटा पहले इस क्लास शुरू की थी, कुछ तो हमने पढ़ा होगा, और जो पढ़ा होगा वो किस में चला गया? परफेक्ट में। अरे 1 घंटा पहले मान लो हमने क्लास शुरू की, कुछ तो हमने पढ़ा होगा, वो किस में चला गया? और अभी भी जारी है तो वो किस में चला गया? कॉन्टिन्यूस में। तो ये हो गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। बस इसमें क्या देखना है आपको कि जो काम अगर हमने थोड़ा टाइम पहले शुरू किया था, कुछ तो पूरा हो गया है और कुछ अभी भी जारी है, तो वो हो गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और ये तीनों में आपको फंडा याद रखना है। समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट? उसके बाद में आप देख लेना, आपको मेनली जो ध्यान रखना है वो ये है कि अब प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ेंगे हम। कौन सा पढ़ेंगे? प्रेजेंट। इसको आप और क्या बोलते हो बताओ? सिंपल ही बोलते हो भाई, प्रेजेंट सिंपल, दोनों में कोई फर्क नहीं। इंडेफिनिट का मतलब जो निश्चित ही नहीं भाई चीज, निश्चित का मतलब मैं आपको बताऊं, जैसे इसके अंदर आपको चीजें पढ़नी है वो ये पढ़नी है कि जैसे मैंने बोल दिया जो काम रेगुलर होता है, जैसे कोई आदत संबंधी काम है, आप बोल दो कि सर हम सुबह रोज 5 बजे उठते हैं, हम सुबह रोज 5 बजे उठते हैं, हम हमेशा वहां पर जाते हैं, ये भी हो गया। आपने बोल दिया सर हम हमेशा सुबह खेलते हैं, वो भी हो गया। अब ये चीजें होने के बाद मतलब जितनी भी रेगुलर हैबिट की चीजें हैं वो सब की सब कौन से में आएगी?
प्रेजेंट इंडेफिनिट में। दूसरी चीज कौन सी आएगी, दूसरी चीज ये आएगी जैसे आपने बोल दिया सर कोई भी फैक्ट है, और फैक्ट का मतलब क्या हो गया, मैंने बोल दिया कि द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। अब कुछ कुछ क्या करेंगे, द अर्थ इज बीइंग राउंड, धरती गोल हो रही है क्या, हो रही है क्या, वो तो है। और फैक्ट होगी, जो चीज फैक्ट है मतलब उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है, उसमें आप कौन सा टेंस लगाओगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तीसरी चीज मैंने बोल दी यूनिवर्सल ट्रूथ। अब सर ये यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है, हिंदी में इसका मतलब सबको पता है सार्वभौमिक सत्य, लेकिन वास्तव में इसको कुछ किसी को पता नहीं है। सार्वभौमिक सत्य रट लिया, इसका मतलब होता है कि जो चीज वास्तव के अंदर होती है, फैक्ट है उसके अंदर। जैसे आपने पढ़ लिया कि अब चांद मतलब चंद्रमा एक ही अपने एक ही है, आपने बोल दिया कि सूर्य हमेशा पूर्व से उगता है, तो क्या ऐसा होगा कभी पश्चिम से उग जाएगा, अरे यूनिवर्सल ट्रूथ है भाई, उगता है तो उधर से उगता है। मैंने बोल दिया कि धरती गोल है तो है, अब हम उसका क्या टेढ़ा मेढ़ा बना, अब कुछ आएंगे बीच में से सर अंडाकार होती है ना, अरे भाई यहाँ पर राउंड कहा गया तो राउंड ही, अपना दिमाग नहीं चलना है यहाँ पर, कुछ रोल इंग्लिश के अंदर है, रटना भी नहीं है, लेकिन फैक्ट है तो फैक्ट है, उसमें हम तो कोई चेंज नहीं कर सकते, तो यहाँ पर ये चीज पढ़नी है। तीसरी चीज कौन सी होनी है, तीसरी चीज ये होनी है कि जैसे आपने पढ़ा है प्रोवर्ब, प्रोवर्ब पढ़ा है आपने, पढ़ा है ईडियम एंड फ्रेजेस। ईडियम और फ्रेजेस का मतलब होता है जो मुहावरे और लोकोक्ति होती है, उनमें कोई चेंज होगा क्या, तो वो भी किस में आएगी, इस प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले में। तो इसकी जो मेनली आपको याद रखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, कि आप पहले बोलोगे सर सब्जेक्ट हमको कहाँ में लेना है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में बता दो। सब्जेक्ट के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है, सब्जेक्ट होते कौन कौन से, देखो भाई सब्जेक्ट अगर कोई नाउन है, नाउन का मतलब होता है उसमें आपके व्यक्ति आ जाएंगे। अब व्यक्ति कौन कौन, अब कोई भी व्यक्ति आपने हिंदी में पढ़ा है कि ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग क्वांटिटी, मतलब जितने भी संसार के अंदर आप बोलोगे किसी व्यक्ति वस्तु स्थान गुण दोष दशा अवस्था आदि के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा, वो संज्ञा ही नाउन है और कुछ नहीं है। बस इंग्लिश में बोल दिया क्वालिटी प्लेस पर्सन, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यही है बस। आपने अगर हिंदी का कोई पूरा ग्रामर का पोर्शन कर रहे हैं भाई, इंग्लिश सिर्फ और सिर्फ उसका ट्रांसलेशन है, हिंदी को इंग्लिश में एज इट इज ट्रांसलेशन किया हुआ है और नई चीज कुछ नहीं पढ़नी है आपको। तो यहाँ पर आपने बोला सर सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे, देखो सब्जेक्ट दो टाइप के पढ़ोगे आप, एक तो पढ़ोगे सिंगुलर सब्जेक्ट, कौन से पढ़ोगे, और दूसरे पढ़ने वाले वो पढ़ने वाले प्लूरल सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट है। अब सिंगुलर में कौन कौन से पढ़ोगे, आपने बोला सर कुछ प्रोनाउन होते हैं। अब प्रोनाउन कौन से होते हैं भाई, प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन, मतलब संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। सर्वनाम पढ़ा है आपने कि संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं वही सर्वनाम होते हैं, बस इसको इंग्लिश में प्रोनाउन बोल दिया, कुछ चेंज हुआ नहीं हुआ। प्रोनाउन कौन कौन से याद रखने, सिंगुलर में ही। अब ही किसके लिए आता है, ही आता है किसी आदमी के लिए। अब आदमी अगर चाहे वो 2 साल का लड़का है, चाहे 10 साल का है, चाहे 20 साल का है, चाहे 50 साल का है, आपको उस आदमी के लिए क्या लगाना है, ही लगाना है। दूसरा आता है सी, ये भी सिंगुलर में आता है, ये किसके, दोनों का मतलब भी क्या होता है मेरे भाई, वे होता है, क्या होता है, ये किसके लिए आएगा, गर्ल्स या वुमेन के लिए, इनके लिए आएगा। तीसरी चीज आने वाली इट। अब एक चीज आपको और ध्यान में रखनी है, मैंने बोला था ना कि 2 साल का बच्चा होगा उसके लिए भी ये आएगा। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, दिमाग भी खेल लेता है कि जो इट आता है ना आपका, ये इट आपका छोटे बच्चे के लिए, या फिर आपने कोई थिंग्स, जितनी भी वस्तुएं होती है जो नॉन लिविंग होती है, नॉन लिविंग का मतलब क्या होता है, जो निर्जीव चीजें, तो जितनी भी वस्तुएं, जैसे ये क्या है, लिविंग है या नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग है। ये मार्कर क्या है, बोर्ड क्या है, आप सब क्या है, लिविंग। तो मतलब जो नॉन लिविंग चीजें होंगी उसके अंदर हम शेड्यूल सब्जेक्ट ग्रुप में हम क्या करेंगे, इट का यूज ले लेंगे। अब ये आपको ध्यान रखना है, बस किसी भी टेंस में घुस जाना, इसका ध्यान रखना है। ये सिंगुलर होता है, सी महिलाओं के लिए आता है, ये भी सिंगुलर होता है। और इट आपको मैंने बता दिया कि कोई चाइल्ड बच्चा है या छोटा कोई भी या कोई भी वस्तु, उसके लिए हम इट लगाएंगे। अब दूसरी चीज प्लूरल सब्जेक्ट में आना है, और प्लूरल के अंदर भी आप एक याद रखना कि जो आई होता है ना, आई का मतलब आप बोलोगे सर आई का वास्तव में प्रोनाउंसिएशन होता है मैं ही होता है, मैं तो सर अकेला हूँ। लेकिन मैं ये कि मैं को अगर आप प्रेजेंट में पढ़ोगे, प्रेजेंट में आप इसको क्या पाओगे, ये क्या है, लेकिन वहीं आप पास्ट में घुस जाओगे ना, क्या हो जाएगा, ये सिंगुलर। तो ये इस भाई आई का अलग से याद रखना, ठीक है ना, कि आई प्रेजेंट में तो क्या है और पास्ट में क्या है, सिंगुलर। इसके अलावा कौन सा याद रखना है, इसके अलावा आपने पढ़ा होगा कि दे का मतलब क्या होता है भाई। अब इसमें भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई ये वह है क्या है और ये क्या है, मतलब अगर 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति हैं, प्लूरल कोई भी नाउन है ना, अगर आपने पढ़ा है तो उसके लिए हम क्या यूज लेते हैं, प्रोनाउन दे यूज लेते हैं। आपने बोला सर हमने आई पढ़ लिया, दे पढ़ लिया, और वी का मतलब क्या होता है। अब हम में देखो मैं भी हूं,
आप भी हैं, और अगर हम किसी और तीसरे व्यक्ति की बात करेंगे वो भी इसमें शामिल होगा। तो ये वी में याद रखना आई वी यू, और एक हम पढ़ते हैं यू, क्या पढ़ते हैं। हालांकि आप बोलोगे सर यू का मतलब तुम, तो मैं आप सबको यू नहीं बोल सकता हूँ। यू का मतलब होता है आप, मतलब यू में आप सब आ जाओगे, तो यू का मतलब क्या होता है, ये भी क्या है, प्लूरल। तो ये सब फंडा क्लियर हो गया। सिंगुलर कौन से होते हैं, प्लूरल कौन से होते हैं, सब पता चल गया आपको। तो इतना याद रखना है कि सिंगुलर कौन से होते हैं, प्लूरल कौन से होते हैं। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है वो और देख लेना भाई, उसके बाद में आपको सब बेसिक क्लियर हो जाएगा। और वो कौन सी याद रखनी है, देखो मैंने आपको सबसे पहले क्लास शुरू होती बताया था, एक होता है स्पीकर। क्या होता है, अब ये स्पीकर आप वाला वो नहीं है JBL वाला, ये स्पीकर होता है मतलब वक्ता। जो एक होता है लिस्नर, क्या होता है लिस्नर, और लिस्नर क्या होता है श्रोता। मैं बोलने वाला हूं, मैं हो गया स्पीकर, मतलब मैं करता, आप सुनने वाले, लिस्नर आप श्रोता। और हम जो किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे ना कि वो क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास हम किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे, वो क्या होंगे भाई, अदर सब्जेक्ट के अंदर हम उनको काउंट करेंगे। किसके अंदर है, अदर सब्जेक्ट के अंदर। तो हम बोलेंगे सर हमने इंग्लिश के अंदर सब्जेक्ट को 3 भागों में डिवाइड कर लिया है, सब्जेक्ट को 3 भागों में, जिसके अंदर आपने बोला सर इस स्पीकर के अंदर हम पढ़ेंगे ना, आप एक तो बोलोगे फर्स्ट पर्सन, कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। दूसरा आप पढ़ोगे सेकेंड पर्सन, कौन सा पढ़ोगे, और तीसरा आप पढ़ने वाले हो थर्ड पर्सन, कौन सा पर्सन। अब सर ये फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या होता है भाई, फर्स्ट पर्सन का मतलब मैंने बता दिया कि अगर मैं बोलने वाला स्पीकर हूं तो मैं ही होऊंगा। अगर हम सब किसी मतलब आंदोलन के खिलाफ, किसी कैंपेन के खिलाफ अगर हम आवाज उठा रहे, हम सब हो गए सब्जेक्ट, तो यहाँ पर जो आई और आई के साथ में आप क्या पढ़ोगे, वी, ये दोनों ही क्या होंगे, फर्स्ट पर्सन। और हम किसी से बात कर रहे हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप सुनने वाले श्रोता हो गए, तो आप कौन से पर्सन हो गए, सेकेंड पर्सन। तो यहाँ पर सेकेंड पर्सन ओनली फॉर यू होता है, यही सिंगुलर होता है, और यही और प्लूरल सिंगुलर ये यू ही होता है, ये होता है सेकेंड पर्सन भाई। तीसरा सर थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन मेरे भाई वो होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, मतलब हम किसी दूसरे के बारे में, तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, वो थर्ड पर्सन होगा। और इसके अंदर हम कौन कौन से पढ़ेंगे, ही, सी, इट, दे, या कोई भी नेम हो गया, कोई भी, ये सब के सब थर्ड पर्सन में आने वाले। अब ये चीज़ें आपके वॉइस के अंदर, आपके नरेशन के अंदर बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, वहाँ पर आपको कंफ्यूज करेगा। और कंफ्यूज का मतलब क्या है कि आप ऐसा सोचोगे कि सर ऐसा भी होता है। इनमें 2 प्रकार की चीज़ें होती है। कभी अगर आपको सेंटेंस में एरर बनाना, एरर कैसे पूछेगा भाई, आपने रूल रट लिए, वो काम नहीं आने वाले, आप उनको अप्लाई कैसे करोगे। जैसे अगर हम कोई अच्छा काम करते हैं, सपोज दैट हम कोई अच्छा काम करते हैं, आप ये बोलोगे मैंने किया है, आप क्या बोलोगे, आपने किया है, और उन्होंने किया है, और फिर किसने किया है, मैंने किया है। आपने किया है, उन्होंने किया है, और आपने किया है, उन्होंने किया है। और ये चीज आपको पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर लागू करनी है। जैसे आपने कोई समाज सेवा का काम किया है, आपने कोई अच्छा काम किया, नेगेटिव चीज की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आपने चोरी कर ली थी, ये पॉजिटिव है। अगर आपने चोरी कर ली थी, आप क्या बोलोगे, मैंने की है, आपने की है, और उन्होंने की है। मैंने की है, आपने की है, और उन्होंने की है। तो दोनों देखो, एक तो होगा पॉजिटिव सेंस। पॉजिटिव सेंस में सबसे पहले आप प्रायोरिटी किसको दोगे, आप बोलोगे आपने किया है सर, फर्स्ट पर्सन को सबसे पहले लिखोगे। उसके बाद में आप बोलोगे फर्स्ट पर्सन को सबसे पहले, मतलब यहां पर फर्स्ट पर्सन किसको बनाओगे आप, यू को। ये नहीं सर ये फर्स्ट कैसे बन गए, फर्स्ट तो वही है, लेकिन सबसे पहले किसको लिखोगे, यू को। सेकेंड उन्होंने किया है, मतलब इसके अंदर आपका ही, सी वाला आ जाएगा, ही, सी, इट और दे। और लास्ट में आप किसको काउंट करोगे, खुद को काउंट करोगे, मतलब मैंने किया है, मतलब आई और वी। और ये किस में होगा, पॉजिटिव के अंदर। अब नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। नेगेटिव में क्या होगा, सबसे पहले तो आप बोलोगे सर मैंने किया है, फिर आपने किया है, फिर उन्होंने किया है। तो यहाँ पर ये इसी वाला आ जाएगा। समझ में आ गया। ये चीजें आपको देखो, बेसिक चीजें भाई ध्यान रखोगे ना, ग्रामर में बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है मेरे हिसाब से। इसमें से काफी चीजें आपने पढ़ी भी होगी, कुछ चीजें आपने पढ़ी नहीं होगी, तो कोई दिक्कत है, तो यहाँ पर देख लेना आप, ठीक है। ये सारी चीजें आपको क्लियर है। अब देखो, आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था, मैंने आपको सबसे पहले तो एक सेंटेंस दे दिया कि जब मैंने आपको बता दिया अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट में आपको ध्यान रखना है कि जो वर्ब आएगी, जो वर्ब की फॉर्म आएगी, उसके साथ में आपको क्या जोड़ना है, एस जोड़ना है, या फिर क्या जोड़ोगे। और इसी जगह अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो आपको उसमें क्या ऐड करना है, कुछ ऐड नहीं करना है, फर्स्ट फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म रख देना बस। तो प्लूरल के लिए तो इंडेफिनिट में क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म, और सिंगुलर के लिए फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस।
अब आप बोलोगे सर कि ये फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस में से हमको क्या, तो आपने एक चीज और पढ़ी होगी कि जिस वर्ड के लास्ट के, जिस वर्ब के लास्ट के अंदर एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड ये सब पढ़ोगे, उसके पीछे तो आप क्या लगाओगे, ई एस लगाओगे, और बाकी बच गए उनके पीछे एस लगेगा। जैसे मैंने बोल दिया ये पल्ले हैं, तो पल्ले के पीछे एस लगाओगे या ई एस लगाओगे, भाई इसके पीछे वाई तो मैंने बोला ही नहीं था, तो आप सिर्फ क्या लगाओगे, एस लगाओगे। लेकिन मैंने बोल दिया जैसे ई एस लगाना है आपको, इसमें भी क्या लगाओगे आप, है एस लगाओगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ना अंत तो हमने पढ़ा ही नहीं था। लेकिन आपको जो मैंने बताया था वो बात तो आपको सिर्फ ई एस के लिए याद रखनी है कि किसी के पीछे एस आ जाए, एस एच आ जाए, एक्स आ जाए, जेड आ जाए, सी एच आ जाए, तो इन सब में आपको यस, अब अगर आप इस ई एस वाला याद रख लोगे ना, ये चीज तो अपने आप क्लियर हो जाएगी, रटने मत बैठ जाना किसके पीछे ई एस है किसके पीछे। अब देखो एक इंग्लिश में आपको चीज और भी ध्यान रखनी पड़ती है, वो ध्यान रखनी पड़ती है कि सर हमारे जो होते हैं साउंड, अब साउंड को हम कैसे बांटेंगे कि सर आपने बोला इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज का दो तरह से यूज करते हैं, एक स्पोकन में करते हैं वो एक रिटन में करते हैं। तो जहाँ पर स्पोकन में करोगे ना रिटन में करोगे, आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि इंग्लिश के अंदर कितने लेटर होते हैं, 26, और उनमें से आप कितनों को वोवल में बांटते हो। अगर आपने 5 वोवल याद रख ले, ए, ई, आई और यू, तो सारे के सारे आपको बाकी जब 21 बन से अपने आप क्लियर हो जाएंगे। ये तो कॉन्सोनेंट है, वोवल क्लियर कर ले तो कॉन्सोनेंट क्लियर, वो यहाँ पर फंडा है। अब मैंने आपको ये बताया कि आपने पढ़ा सर की सिंगुलर के साथ में आपने बता दिया, सिंगुलर के साथ बता दिया, प्लूरल में आप पढ़ोगे सर प्लूरल के आपने बताया कि सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगाना है। अब सिर्फ सेंटेंस लिखो, आप बता दोगे। मैंने बोल दिया कि ही ब्लैंक्स, अब देखो मेनली बात तो आपको पता है कि सिर्फ ही ऑलवेज प्ले, आपको एक चीज पे फोकस करना है, वो क्या है, ऑलवेज। और मैंने आपको बताया था कि कोई काम आदमी की दिनचर्या है, रेगुलर, ये हमेशा खेलता है तो इसकी दिनचर्या है, और दिनचर्या तो हम कौन से टेंस में कंडक्ट करेंगे इसको, इंडेफिनेट। और इंडेफिनेट है तो आपको सब्जेक्ट का गौर करना है, सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल, सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगाओगे या सीधी फर्स्ट फॉर्म एस या एस लगाओगे। आपने बोल दिया सर यहाँ पर तो प्लेज होगा, समझ में आ गया। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये नॉर्मल चीजें हैं। उसके बाद हम चलो हम प्लूरल सब्जेक्ट भी काम में लेते हैं। आपने बोल दिया आई स्पेस मैंने आपको बोल दिया आई रीड इंग्लिश रेगुलरली, मैं हमेशा इंग्लिश रीड करता हूँ। भाई यहाँ पर ये रेगुलर लिया गया, और मैंने बताया जो काम आप हमेशा करते हो उसमें आपको क्या याद रखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब आप बताओ कि ये आई सिंगुलर है या प्लूरल है, और सिंगुलर है तो यहाँ पर आप फर्स्ट फॉर्म लगाओगे या ई एस लगाओगे, ई एस लगाएंगे या एस लगाएंगे। अरे भाई सब्जेक्ट तो सिंगुलर नहीं प्लूरल है, ऐसे ई एस कैसे लगाएंगे। सिर्फ और सिर्फ क्या बोलना है, फर्स्ट फॉर्म, क्या बोलना है, और फर्स्ट फॉर्म, रीड की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, रीड ही होती है। अब एक चीज बच्चों में और देखोगे आप, क्या बोलोगे सर रीड की फॉर्म तीनों सेम ही हो गए, तो हम तो यही बोलेंगे रीड रीड रीड, क्या यही होती है, तो क्या होती है, रीड ही होती है। तीनों फॉर्म सेम होती है, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है, उच्चारण थोड़ा चेंज करना पड़ता है। कि आपने बोला रीड फर्स्ट फॉर्म, रेड और रेड बोलोगे ना आप, वो चेंज हो जाएगा, वो आएगा आपका थर्ड फॉर्म में। हालांकि वर्ब आपको सेम ही देखने को मिलेगी, लेकिन कुछ तो उच्चारण चेंज करना पड़ेगा उसमें, तो वहां पर आप रेड रेड पढ़ोगे, ठीक है। यहाँ पर आपने बोला तो ये सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट वाला, ये तो बेसिक चीजें हैं, ये आपको सीधे एग्जाम में कहीं काम नहीं आनी है। ये तो मैं बताया कि आप सब्जेक्ट को कैसे चूज करोगे कि सिंगुलर के साथ क्या लगाना है, प्लूरल के साथ, देख लिया। अब हम शुरू करते हैं अगली चीज, और अगली चीज में आपको देख लेना है कि कोई भी
अगली बात, लिखना नहीं भाई, नोट्स नहीं बनाना है आपको, ठीक है। अब देखो, आपको नॉर्मली ये पता करना है कि भाई ये चीजें आप रट तो लोगे, लेकिन उनको लागू कैसे करना है, उसके लिए आपको देखो शॉर्ट में नोट्स बनाना। इतनी जो मैंने भाषा लिखी है, इस प्रकार से भाषा आप कॉपी में मत लिख लेना। कॉपी में लिखोगे आप, उसके बाद में पढ़ोगे क्या, आपको उसको देखना है क्या कॉपी अच्छी बनाई है सर, आगे काम आएगी, लेकिन शॉर्ट्स में नोट्स बनाने हैं। और छोटी छोटी चीज़ें लिख लेना कि हाँ ये प्रेजेंट में आती है, ये परफेक्ट में आती है, ये कॉन्टिन्यूस में आती है, वो चीज़ें याद रखनी है आपको। सिर्फ और सिर्फ आपको बेसिक फंडा याद रहना चाहिए। इतनी चीज़ें आपको सीधा एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा। ये सारी चीज़ें सीईटी वाले भी सुन लेना, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है ताकि आप एरर कर सको। अब एरर के अंदर कभी कभी क्या होगा, एरर के अंदर अगर आपको यहाँ पर ही दे दिया और ही के साथ आपको बोल दिया प्ले, क्या ये सही है? ये तो आप बोल दो कि सर यहाँ पर तो एरर है, क्या आना चाहिए यहाँ पर। अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आपको जो चीजें याद रखनी है ना, तो मेनली आपको मैंने ये तो बता दी कि भाई फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे एस लगाना है, फर्स्ट फॉर्म लगाना है, लेकिन वो जो मेनली चीज आएगी वो आपको याद रखना है कि अगर नेगेटिव है, क्या है सेंटेंस, अगर सेंटेंस नेगेटिव है या फिर क्वेश्चन है, क्वेश्चन का मतलब क्या होता है भाई, आप सबने पढ़ा है इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो उनके साथ आप क्या यूज लेते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, डू या। अब इसमें भी आपको याद रखना है भाई, मैंने आपको बताया था एक चीज आप सब याद कर सकते हो आसान, मैं बताता हूं आपको। देखो जिसके पीछे आपको एस मिले ना, एस, जिस हेल्पिंग वर्ब के पीछे आपको एस मिले वो तो सिंगुलर के लिए आएगी, जिसके पीछे एस नहीं है वो प्लूरल के लिए आएगी। जैसे बोला एज सिंगुलर के लिए, प्लूरल के लिए, मैंने बोल दिया इज सिंगुलर या प्लूरल, मैंने बोल दिया एम सिंगुलर या प्लूरल। यार सिंगुलर तो यहाँ पर बात ही नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ तो ऐसा ही नहीं। आप मैंने बोल दिया वॉज, वॉज नहीं बताया ना, वॉज में एस है क्या, किसके लिए आएगा, तो जिस किसी के पीछे एस लगता है वो सिंगुलर के लिए लग जाएगी हेल्पिंग वर्ब। अब जो बाकी बच्ची उसमें से आप देख लेना प्लूरल के साथ में कौन सी है, सिर्फ और सिर्फ एक आई है जिसके साथ में आप प्रेजेंट में क्या फिक्स कर सकते हो, एम फिक्स कर सकते हो। इतनी चीजें आज की सारी समझ में आएगी आपको। तो ये बेसिक चीजें थी बस, यहाँ जहाँ से आपने टेंस पढ़ना शुरू नहीं किया है। इसमें भी एक चीज आप ध्यान रखने ला भाई, इसके अंदर मैंने आपको बताया कि एक तो हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अफर्मेटिव का सेंटेंस का मतलब क्या होता है, स्वीकारात्मक वाक्य जिसमें हम हाँ वाले वाक्य होते हैं। और दूसरे सेंटेंस जो होते हैं नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब होता है हम मना कर देते हैं, नोट लगाते हैं। तीसरे जो आ जाते हैं आप बोलोगे सर इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव मतलब पर्सन पूछ रहे हैं, पर्सन भी दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं भाई, एक WH वर्ड से शुरू होने वाला वाक्य और एक जो है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला वाक्य, मतलब हेल्पिंग वर्ब वो सब्जेक्ट से आगे आ जाएगी। चौथा सेंटेंस होता है इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव का मतलब पर्सन भी पूछेगा और उसके साथ आपको नोट भी मिलेगा। अब एक चीज देखो, आप यहाँ पर जो आपको लगाना है ये बता दिया। अब जो इनके आपको स्ट्रक्चर याद रखना है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो हो गया किसका, सिंपल सेंटेंस का, अफर्मेटिव का। दूसरा आपको याद रखना है कि सब्जेक्ट तो आएगा ही, लेकिन सर प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं या प्रेजेंट कोई भी सेंटेंस पढ़ रहे हैं वहां पर वो भी आएगा, लेकिन आईएनजी फॉर्म भी लगाना पड़ेगा। लेकिन ये तो नेगेटिव है, हम तो नेगेटिव पढ़ रहे हैं, और नेगेटिव पढ़ोगे आपको उसमें क्या लगाना है, नोट। मतलब जिस टेंस का आप स्ट्रक्चर बना रहे हो ना, उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। और उसमें से एक चीज हमेशा ध्यान रखना, नोट होता है ना, नोट। मैं आपसे पूछता हूँ कि नोट मेन वर्ब से पहले क्यों नहीं आता है, हेल्पिंग वर्ब से पहले क्यों आता है, या दोनों में से किससे पहले आएगा? नोट हेल्पिंग वर्ब से पहले लगेगा या मेन वर्ब से पहले? नोट हमेशा मेन वर्ब से तो पहले लगेगा, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब है ना उसके बाद में। मेन वर्ब से पहले क्यों लगेगा भाई, ये मेन वर्ब को ही तो नेगेटिव बता रहा है। आपने बोला कि राम किल रावण, आपने बोल दिया राम नॉट किल रावण, तो किल तो हो गई मेन वर्ब, उससे पहले आ गया नोट, मतलब उसको ही तो नेगेटिव बना रहा है। इसीलिए एक चीज हमेशा याद रखना, जो नोट आएगा ना वो आएगा आपका मेन वर्ब से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद में। तो यहाँ पर उसी की वर्ब हेल्पिंग वर्ब लगानी है, नोट मतलब यहाँ पर आपको नेगेटिव लगा देना हेल्पिंग वर्ब का बाद में।
तीसरा जो रहेगा इंटरोगेटिव। अब इंटरोगेटिव में आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब आगे ले आनी। मतलब मैंने बोल दिया स्ट्रक्चर ये होता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। अब सर मेन वर्ब तो आपने बोला सर हेल्पिंग वर्ब तो कौन सी होती है, डू या डज, डू या डज, और यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाएगा आपका और उसके बाद में मेन वर्ब। अगले में कुछ नहीं, यही रखना है, सब्जेक्ट रखना है और यहाँ पर क्या आ जाएगा, नोट। ये तो मैंने बेसिक फंडा बताया, लेकिन जब टेंस पढ़ना होता है सारी की सारी चीज़ें आपको पूरी की पूरी एकदम अरेंज कर करके बतानी पड़ती है। भाई कौन सा सेंटेंस कैसे बनेगा, तो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। ठीक है भाई, आज की सारी चीज़ें समझ आई आपको। थैंक यू। ये तो सिर्फ और सिर्फ आपकी बेसिक क्लास थी, इससे कुछ नहीं होने वाला है। सीटी वाला आपको तो नाका लग जाएगा इससे। भाई इतनी चीज़ें भी अगर आपने टेंस में बेसिक बेसिक पढ़ लिया ना, हो गया। लेकिन एसएससी वालों, भाई ग्रामर का पोर्शन लगभग बता देता हूँ मैं आपको, 14 से 15 टॉपिक है, उनको लगभग क्लियर करने में आप देख लो 90 क्लास लगभग लगेगी ग्रामर की, जिसके अंदर आप 14 या 15 टॉपिक क्लियर करोगे। उसके बाद में ज़्यादा तो ध्यान देना है वोकेब के लिए। वोकेब मैंने बता दिया सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर।